This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्की न्यूज़ का प्रोग्राम अहले कलम और मैं हूं मेज़बान राजा कौसर सईदी। आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान वाकई एक हमाजहत शख्सियत के मालिक हैं। मीडिया से वाबस्तगी 3 दहाइयों पर मुश्तमिल एक अदब दोस्त शख्सियत, फ़नून लतीफ़ा के हवाले से एक बहुत जाना पहचाना नाम, मैक्स मीडिया प्रोडक्शन के रूहे रवां, खूबसूरत और खूबसूरत शख्सियत के मालिक, हमा जहत व बाकमाल। आप जो मुख्तलिफ एड्स सुनते रहते हैं उसमें इनकी आवाज़ का जादू यकीनन आप पर सहर तारी कर देता होगा। जनूबी पंजाब का एक बड़ा मोतबर हवाला, और इस शेर के साथ मैं उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहने जा रहा हूँ कि हैरत से जो तुम इनकी तरफ देख रहे हो, हैरत से जो तुम इनकी तरफ देख रहे हो, लगता है कभी तुमने समंदर नहीं देखा। वाह। मेरी मुराद जनाब नवीदुल हसन अंसारी, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू जी, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है जनाब मोहतरम राजा कौसर सईदी साहब कि आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ और अपने लिए जब मैंने आपके खूबसूरत अंदाज में शेर सुना तो मेरा दिल ये चाहा कि ये प्रोग्राम अक्सर होना चाहिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। असल में मक्स न्यूज़ की हमेशा से ये कोशिश रही कि फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता जो भी अहबाब हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें प्रोग्राम अहले कलम में दावत दी जाए और नाज़रीन से उनका तारुफ कराया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपके तवज्जुह से सबसे पहले मक्स न्यूज़, उसकी इंतज़ामिया और हमारे बहुत मोहसिन, मैं उन्हें मुर्शद भी कहता हूँ, जनाब मलिक मोहम्मद अकमल वैस साहब और उनकी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनका दिल की गहराइयों से कि उन्होंने इस काबिल समझा कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है जिसको मैं भी देखता हूँ और बहुत पसंद करता हूँ, अहले कलम, उसमें मौका दिया कि बतौर मेहमान जो है यहाँ पर आऊँ। तो ये मेरे लिए एक सादत की बात है यकीन, और बहुत अच्छा लगेगा कि अपनी जो यादें हैं, अपने जो तजर्बात हैं, अपनी जो बातें हैं दिल की, आज वो आपसे जब मैं शेयर करूंगा तो वो ना सिर्फ बाकी सब लोगों के लिए, मेरे अपनी ज़ात के लिए भी एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा, एक खूबसूरत प्रोग्राम होगा, एक खूबसूरत याद होगी आज आपके साथ। आइए आपके ज़रा माजी की तरफ चलते हैं जी। तो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की और ये फिर सफ़र आहिस्ता आहिस्ता किस तरह बढ़ता रहा। जनाब मोहतरम, ऐसा है कि मैं मुल्तान में पैदा हुआ। जलीलाबाद एक इलाका है डेरेडे के साथ, तो वहाँ पर हमारी पैदाइश हुई और हम 2 भाई घर में थे, हमारी बहन कोई नहीं अल्लाह ताला ने हमें दी, जिसकी हमें कमी हमेशा महसूस हुई। तो हमारी वालदा जो है वो सैयद फैमिली से बिलोंग करती थी और जो वालिद हैं वो अंसारी। अच्छा। तो ये हमें जो ज़बान मिली उर्दू, साफ सुथरी उर्दू, ये वालदा की तरफ से कि वो उर्दू स्पीकिंग थी। सुल्तापुर से उनका ताल्लुक था इंडिया से और वो लोग माइग्रेट हुए, इधर मुल्तान में आए और यहाँ पर जो सराइकी फैमिली जो है वो हमारे वालिद साहब की, अंसारी सराइकी, और उनकी रिहाइश जो है वो पिछले 2 नस्लों से वो लोग लोहारी गेट के रिहायशी थे और अलंग पर ही हमारे सारे ददियाल के रहने वाले वहाँ रहते थे। तो ये एक बहुत खूबसूरत ब्लेंड था। सराइकियों ने जो है वो हमारे ननियाल से उर्दू सीखी और हमारे ननियाल ने जो है वो हमारे ददियाल से सराइकी सीखी। वाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सराइकी भी बहुत ही सुश्ता बोलते हैं और जो हमारी उर्दू है वो भी काफी नस्तालिकी अंदाज में आपको मिलेगी। तो बल्कि अगर इजाजत है तो मैं उर्दू के बारे में एक शेर आपकी खिदमत में पेश कर दूं कि जो आपका अंदाज है वो मुझे मतलब है कि राग़िब कर रहा है कि मैं ये शेर जरूर पढ़ूं। जरूर। कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, वाह। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं,
अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। ये तारीफी शेर आपके सुन के ना खून बढ़ जाता है इंसान का, बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो मोहतरम सैदी साहब, ये जो उर्दू से हमारा शगफ है ना, उसमें बहुत बड़ा किरदार हमारे असातिज़ा का। आओ, जबरदस्त। हम लोग लाहौर में थे, वालिद साहब सिविल इंजीनियर थे, तो उनकी सरकारी रिहाइश लाहौर में थी। मैं चौथी जमात में था जब हम लोग वापस मुल्तान आ गए अपनी तालीम की वजह से, कि वो ट्रांसफर होते रहते थे और हम लोग वापस अपने घर वापस लौट आए। ठीक हुआ। तो आबाई घर आने के बाद यहाँ पर टॉप के मुल्तान में जो स्कूल हुआ करते थे, उसमें एक मुस्लिम हाई स्कूल जो है उसका भी नाम था। पायलट स्कूल और मुस्लिम हाई स्कूल में और रफ़ाए आम में, इनमें मुकाबला हुआ करता था बड़ा सेहतमंद किस्म का, इल्मी और अदबी हवाले से और खेलों के हवाले से, स्काउटिंग के हवाले से। स्काउटिंग के हवाले से भी जी बिल्कुल मुकाबला था और बड़ा पॉजिटिव कंपटीशन हुआ करता था। तो हम लोगों ने वो सारा जमाना देखा और हमें बल्कि उस जमाने में लोगों ने ये बताया, ये बात कर रहा हूँ मैं सर तकरीबन 85, 86, 87, 88, सन 88 में मैंने मैट्रिक किया था। तो उस जमाने में लोग कहते थे कि इससे पिछला जमाना बहुत ज्यादा खूबसूरत था। वाह। हमारे जमाने में एक्टिविटीज आप सुने, अगर आजकल के लोग सुने तो वो हैरान हो जाएंगे कि हमारे जमाने में बज़्म अदब, तो सब लोग सुनते हैं कि जी एक बज़्म अदब हुआ करती थी, अभी भी कुछ जगहों पर राइज होगी, बाज असातिज़ा बड़ा पसंद करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज को। लेकिन हमारे जमाने में असेंबली 2000, 2500, 3000 लोगों के सामने असेंबली होना, यकीनन रोजाना परचम कुशाई होना, और उसके अलावा वहां पर एक जो प्रोटोकॉल होता है पूरी असेंबली का, वो तो राजा साहब वहां होता था, लेकिन उसके अलावा एक खास चीज हुआ करती थी हमारे मुस्लिम स्कूल में, और बाकी स्कूलों में भी होगी, मैं तो अपने स्कूल ही का जानता हूँ, कि वहां पर एक नात नई रोजाना वहां पर लाजमी पेश करनी होती, असेंबली में पेश कर दी। वो एक नई नात जो है ना वो पेश करने का, उसका ये होता था कि तराना सब लोगों को रटा हुआ होता था, ज़हन कहीं और होता था, तराना जबान पर होता था, मगर उस नात को रोजाना, नई नात को हम सुना करते थे। तो हफ्ते में 6 दिन हम नई नात सुनते थे, और उसमें से अक्सर हमारे असातिज़ा की तहरीर शुदा होती थी, उनकी काबिश होती थी, या फिर खूबसूरत किस्म के जितने मजमुआत होते हैं वहां से वो ली जाती थी, फिर उसकी तर्ज बनानी, और ये बड़ी ही आपने खूबसूरत बात की, सिंधु साहब हमारे टीचर हुआ करते थे मौसीकी के, और वो खास तौर पे गाइड किया करते थे कि इसकी तर्ज किस तरह की होनी चाहिए थी, और वो भी उसी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते थे जो ये सोचते हैं कि नात की तर्ज जो है और उसकी अदायगी का अंदाज नातिया ही होना चाहिए, उसमें किसी गीत की या किसी बाहर की आमेजिश नहीं होनी चाहिए। उसका अपना असलूब है, उसका अपना एक असलूब है अदायगी का। तो ये एक चीज। उसके बाद फिर वहां पर हर साल एक स्काउटिंग की बहुत ही खूबसूरत तकरीब मुनक्किद की जाती थी, जिसमें एक हफ्ते तक उस पूरे ग्राउंड में, जो कि बहुत बड़ा ग्राउंड था, कोई तकरीबन 10 कनाल से भी ज्यादा, जिसमें कैंप्स लग जाते थे, ये एक लोकल एक्टिविटी होती थी। और हर साल एक एक्टिविटी शहर से बाहर किसी पहाड़ी मकाम पे अदा की जाती थी, जिसमें मैक्सिमम मरी जाया करते थे हम लोग, और मरी की 7 सिस्टर्स हिल्स थी जहां पर स्काउटिंग का कैंप लगता था, पूरे पाकिस्तान से स्काउट्स आते बरूरी कैंप, और एग्जैक्टली, और वहां पर वो इतना खूबसूरत माहौल था। तो एक तो ये चीज हो गई। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो गेम्स हैं, अब आप ये देखिए कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, ये सारे मैचेस वहीं पर होते हों। ये इन अपने ही ग्राउंड्स में ये एक्टिविटीज पूरा साल मुख्तलिफ औकात में चला करती थी। उसके बाद फिर आप ये देखिए कि तकरीबन कोई 3-3, 4-4 कमरों पर मुश्तमिल हमारी लैब्स हुआ करती थी। ये क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है गवर्नमेंट स्कूल का, लेकिन वो एक्टिव लैब्स थी। हमने वहां पे तजर्बात भी किए हैं, हमने चोरी छुपे भी तजर्बात किए हैं। हमने बाजुकात, हम इतने, वो नया दौर आ रहा था, थोड़ा सा ये था कि माहौल पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट था, हम लोग दोस्ती लगा लिया करते थे लैब अटेंडेंट से, और वो हमारी मुस्बत रवैये को देखते हुए राजा साहब हमें अलाउ कर देता था
कि ठीक है, आज का तुमने मुझे वो दोपहर का खाना अगर समोसे वगैरह खिला दी हैं तो मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ, आओ। और आज मैं तुम्हें, सर टीचर को नहीं मालूम, वो लैब अटेंडेंट हमें नए तजर्बात करके दिखाता था। आपने शॉर्टकट ढूंढ लिया था जी, लेकिन सर वो हमारे लिए फन था, मुस्बत शॉर्टकट, और मुस्बत शॉर्टकट था। वो हमें वो चीजें प्रोवाइड, देखिए बच्चे ज्यादा होते थे और माइक्रोस्कोप कम होती थी, 5-6 माइक्रोस्कोप होती थी, हमें मजा नहीं आता था। और बच्चे 100 के लगभग, और 100 से ऊपर हर क्लास में बच्चा होता था। तो हम लोग ऑफ टाइम में जाके माइक्रोस्कोप में तमाम वो चीजें देखने की कोशिश करते थे जो उस औकात में हम लोग नहीं देख सकते थे। तो ये चीजें थी। उसके बाद फिर आप देखें कि उस वक्त वहां पर लकड़ी की वर्कशॉप थी मुस्लिम स्कूल में, एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप थी, और ये सारे काम हम स्काउटिंग में भी सीखते थे और वहां पर भी जाके प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि आपके जमाने में अलहाज A.W. नासिर साहब भी थे। सर हमारे दौर से पहले A.W. नासिर साहब जो हैं, अच्छा, हाँ, हमारे जमाने में नहीं थे। हम नियाज आबिद साहब हमारे जमाने में टीचर थे। हमसे पहले जो है वो अब्दुल रहमान साहब का दौर था। और तो वो बात यही हो रही थी कि उनके जमाने में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज ये हाईलाइट होती थी। हमारे स्कूल में एक म्यूजिक रूम भी था। उस म्यूजिक रूम के अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी पड़े हुए थे, और बाकायदा हमें मौसीकी जो है वो सिखाई जाती थी। और आप हैरान होंगे कि हमें फारसी में गीत सिखाए जाते थे, मीना गरेम व मी रवेम, और इस तरह के बेशुमार गीत जो हैं हमने वहां पे सीखे। ये सिंधु साहब का उसमें बड़ा मरकजी कलीदी किरदार था। बहुत कलीदी किरदार था जी वो, क्योंकि मौसीकी के हमारे टीचर थे, और वो शायरी के हवाले से, कंटेंट के हवाले, और वो तैयार करते थे उन आइटम्स को, और वो हमने पेश करने होते थे, तो इसलिए उसको बिल्कुल रिफाइन तरीके से बनाया जाता था। बल्कि मैं ये कहूँ कि मुस्लिम स्कूल वो वाहिद इदारा था जहाँ म्यूजिशियन मौजूद थे और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद थे, और म्यूजिक रूम था काफी बड़ा, और उसमें तबला, उसके अंदर इवन के हमारे जमाने में खराब हो चुका था लेकिन सितार तक मौजूद था। तो हमने देखे हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, यहीं से शौक जो है वो फिर रेडियो पाकिस्तान की तरफ मुझे ले गया। वाह। और रेडियो पाकिस्तान में एक बहुत ही लेजेंडरी किस्म के शख्स गुजरे हैं, फखर अब्बास बलोच। ये फखर बलोच एक ऐसा नाम है, रहती दुनिया तक जाहिर है ये नाम रहेगा, उन लोगों में से हैं जो कि ड्रामे के किंग थे। रेडियो में जब पाकिस्तान में ड्रामा बनाया जाता था, उसमें जो पाए के लोग थे, जो मुकाबले में अव्वल दोम स्वयं पोजीशन पर आया करते थे, उनमें से एक नाम फखर बलोच साहब का था। उनका साहबजादा काशिफ बलोच मेरा क्लास फेलो था, तो उसके साथ में रेडियो पाकिस्तान जाया करता था। मैंने रेडियो पाकिस्तान में जो पहला प्रोग्राम किया उस वक्त मैं तकरीबन कोई 11-12 साल का था। अच्छा। और 7th-8th क्लास में होऊंगा, और मैंने उस वक्त पहला प्रोग्राम जो है वो काशिफ की वजह से ही रेडियो पाकिस्तान में किया। और वहां पर मुझे बहार हुसैन साहब मिले, उन्होंने बड़ी शफकत फरमाई, और रियाज मेलसी साहब जो अभी भी हैं, उन्होंने बहुत पसंद किया मेरे अंदाज को, मेरे कॉन्फिडेंस को, और बोलने के अंदाज को, और उर्दू को। और उन्होंने फिर ये ऑफर उस वक्त की कि यार जब वक्त मिले अपनी तालीम से फारिग हो तो रेडियो पाकिस्तान जरूर आना। और हुआ भी यही, किस्मत का करना ये हुआ कि कमर हुसैन एक बहुत ही लेजेंडरी खूबसूरत आवाज के मालिक, और वो रेडियो पाकिस्तान के स्टेशन डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे जो है वो 1999 में कराची से ऑफर किया कि भाई आप कराची में ऑडिशन दें, और उसके बाद फिर मुल्तान में आके इसको बतौर एंकर आरजे आप ज्वाइन करें। अच्छा नवीद भाई, दिल तो नहीं करता कि वक्फा लिया जाए। जी जी। बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं, इतनी खूबसूरत हो रही हैं कि बस आपको सुना जाए, लेकिन एक मजबूरी है कि वक्फा ले लिया जाए और उसके बाद फिर सिलसिला कलाम यहीं से इंशाल्लाह जोड़ेंगे। जी जरूर। तो नाज़रीन, एक वक्फे का वक्त हो जाता है और वक्फे के बाद इंशाल्लाह दोबारा सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ेंगे जहां से नबी साहब ने बात खत्म की। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, तो शमा की हो महफिल, रौनक बने बेजेबल। बोली बोलियां, साइकिल की सुबह है शमा, अभी मम्मी का है दुआ,
की जुबान है शमा। ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? ए करे सी, ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 गिन आयो। खुले पैसे हैं? विज़दा मतलब शर्त या सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विजदा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शेर के दरिया को दश्त, दश्त को दरिया दिया गया, दरिया को दश्त, दश्त को दरिया दिया गया, जैसा किसी का ज़र्फ था वैसा दिया गया। वाह, क्या कहना। जनाब नवीदुल हसन अंसारी मुस्लिम स्कूल के बारे में, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में फिर रेडियो पाकिस्तान तक रसाई हुई और मैं इनके साथ साथ मुस्लिम स्कूल के में घूम रहा था, हर कमरे में मौजूद था मैं इनके साथ।
तो नवीद भाई, आप रेडियो पाकिस्तान पहुंचे और वहाँ जनाब कमर हुसैन साहब से आपकी मुलाकात हुई। जी, ये काफी अरसे के बाद मेरी मुलाकात हुई। तो कमर हुसैन साहब ने 1999 में, जब जाहिर है हम लोग अपनी मास्टर्स भी मैं कर चुका था, तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ऑफर किया। मैं कराची में था, तो उनका ऑडिशन वहां पर दें और उसके बाद फिर आप अगर आना चाहें तो मुझे आपकी आवाज पसंद है। वाह। तो वो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी। वो सुरूद सहर किया करते थे और एक नामवर शख्सियत के साथ साथ उनमें एक कमाल का सहर था। वो ये सहर था सर कि वो अपने काम को जितने डेडिकेशन से करते थे बहुत कम लोग करते हैं। तो इस वजह से वो बड़े ऑनर की बात थी। वो कमर्शियल वॉइस भी थी, यानी उनकी आवाज कमर्शियल भी थी। उसके अलावा वो बहुत ही खूबसूरत उर्दू भी बोलते थे, बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर भी थे और एक बड़ा कामयाब प्रोग्राम भी कर रहे थे। तो एक ऐसा उस्ताद जब आपको मिल जाए तो आप उस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे। मैंने उनके साथ जो 2-3 साल काम किया, वो ये देखिए उसका रिजल्ट ये निकला कि मैंने अपनी बकाया सारी जिंदगी जो सबसे ज्यादा कमाया वो अपनी आवाज और उसके अंदाज से कमाया। और स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे ज्यादा जो है वो अपनी आवाज की बुनियाद पर ही कामयाबियां समेटता हूँ। यकीनन। तो ये अल्लाह ताला का करम है और मैं सैयद कमर हुसैन साहब के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन्हें गरी की रहमत करे, दर्जात बुलंद करे। अच्छा सर, अब आप ये देखिए कि ये तो रेडियो की बात चलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी, लेकिन वो जो स्कूल का एक खूबसूरत सा वो है टच, वो एक दफा फिर मैं यहाँ पे जी कर रहा है कि मैं आपसे शेयर कर दूं। यकीनन। तो एक मुस्लिम स्कूल था, एक पायलट स्कूल था। पायलट स्कूल जब हम लोग विजिट पर जाया करते थे, उसकी खूबसूरती, कलर्स और उसकी मेंटेनेंस, फूल फुलवारियां, वो इतना हमें हॉन्ट करती थी, इतना हमारे दिल पर असर करती थी, हम इतना मुतासिर होते थे। हम वापस आके अपने असातिज़ा से ना तकरीबन माजरत के साथ झगड़ते थे, लाड करते थे कि भाई हमारा स्कूल ऐसा क्यों नहीं है। हम जूझते थे कि भाई आप यहाँ पे भी हमें जो है वो गमले, फूल और कलर्स और चीजें चाहिए। तो ये सारी, और हमने किया भी बहुत। आप ये देखिए कि हमारी हर दीवार पर इकबाल का कोई ना कोई शेर लिखा होता था। यकीनन। हमें अरबी की आयात लिखी होती थी। उससे ये इम्पैक्ट पड़ता था सर कि जब हम उस स्कूल में रहते थे, 1-2 महीने के अंदर सारी आयात, सारे अशार वो हमें याद हो जाए, अजबर हो जाए। वाह। तो ये खूबसूरत चीजें हैं, ये सारे वो मनाजिर है वहाँ के जो हम कभी भूल नहीं सकते। हम वहाँ की कैंटीन और हर किसी की स्कूल की यादें जाहिर है अपनी जगह मोहतरम है, काबिल एहतराम है और वो यादगार है। लेकिन बात ये है सर कि जब हम ब्रॉडकास्टिंग में आए तो उस वक्त भी हम उस दौर में हैं सईदी साहब। हमने जो दौर देखा वो एक ट्रांजिशनल फेज था, एक इनहिताती दौर भी है। सही। बहुत सारी चीजें हाथों से छूट रही हैं, निकल गई, निकलती चली गई, और कुछ बेशुमार चीजें, कुछ नहीं बेशुमार चीजें ऐड होती जा रही हैं जिंदगी में तेजी से। एक अजीब सा ट्रांजिशनल फेज है, एक जमाने से निकल रहे हैं, एक नए जमाने में एंटर हो रहे हैं। तो ये आप ये अब देखें ना, जैसे बदलता जमाना, तो ये मक्स न्यूज के जो अखबार है उसका नाम है, तो ये दिस इज ट्रू कि बदलता जमाना। हमारे जमाने में सईदी साहब आप देखें, हम पोस्ट एक दूसरे को भेजते हैं ना, उसके अंदर ये होता है कि यार देखो ये मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। और उस गीत के पीछे तस्वीरें क्या चल रही होती हैं, आप देखिए उस पर कैसेट बनी हुई होती है। आजकल के बच्चे नहीं जानते कैसेट क्या चीज होती है, टेप रिकॉर्डर क्या चीज होती है, टांगा क्या चीज होती है, मोहल्ले में टांगा कैसे आता है, कैसे रुकता है, और तो हम तो बैठने का क्या मजा है, और वो छांटा कैसे चलता है, और वो कितनी खूबसूरत चीज है, उसके पायदान वगैरह, साइकिल की कैंची की तरह साइकिल चलाना। और ऊपर अब आजकल के बच्चे साइकिलें नहीं जानते, वो इस मोबाइल को जानते हैं, वो गेम्स को जानते हैं, एप्स को जानते हैं, वो कोई और चीज है। हाँ, क्रिकेट को जानते हैं, शुक्र है अभी क्रिकेट, फुटबॉल ये चीजें जिंदा है, मगर आज के बच्चे हॉकी को नहीं जानते। आज के बच्चे हॉकी को नहीं जानते कि हॉकी कैसे खेली जाती थी। हमने हॉकी भी खेली, हमने वॉलीबॉल भी खेली, हमने गिल्ली डंडा भी खेला, या गुल्ली डंडा कहें उसे आप, वो भी हमने खेला। हमने कंचे, चिद्दे या बंटे, आप जो भी कहें वो भी खेला। हमने बहरहाल पतंगबाजी भी खूब की। तो लेकिन उस जमाने में आप देखिए खत्तात कितने खूबसूरत हुआ करते थे। हमारी हैंड राइटिंग पे बहुत काम होता था, कैलीग्राफी पे बहुत काम होता था। हमें मुख्तलिफ निबें ढूंढनी होती थी फ्लॉबरी एबीसी लिखने के लिए। हमें इंक पसंद करनी होती थी, हमें कलम की निबें काटनी होती थी। ये मैं सारी बातें कर रहा हूँ, आजकल की नौजवान नस्ल सुनेगी तो उसे नहीं पता कि क्या चीज है।
और ये कैसी बातें कर रहे हैं, और ये कैसी बातें कर रहे हैं। निबे काटनी थी, निबे कौन काटता है आजकल, कटे कटाए पेन मिल जाते हैं अगर आपको खताती का शौक है, वरना अदरवाइज लोग तो आजकल जानते ही नहीं कैलीग्राफी के नाम, रस्मुल खत का ही नहीं पता कि रस्मुल खत कोई चीज होती है। आजकल तो लिखने का, कलम से लिखने का रुझान ही नहीं रहा, बॉल पेंसिल आ गई। बॉल पेंसिल जिसके दुश्मन हुआ करते थे, अगर बॉल पेंसिल नजर आ जाती है हमारे उस्ताद हमें कान पकड़वा दी। बिल्कुल ऐसी है कि बॉल पेंसिल का क्या काम है आपके पास, इंक वाली पेन होना चाहिए आपके पास। फिर हम पेन लेते थे, बड़े खूबसूरत पेन हुआ करते थे। और एक, आप तो उस्ताद हैं, आप तो इस चीज को बिल्कुल जानते होंगे, महसूस करेंगे मेरी इस याद को जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पेन लिखते लिखते नर्म हो जाता था और वो इतना फ्लुएंट हो जाता था, हम उस पेन को संभाल के रखते थे कि हम पेपरों में इस्तेमाल करेंगे, इसकी राइटिंग अच्छी है, इसका फ्लो अच्छा है, और पेपरों के करीब हम उस पेन को महफूज रखते थे और दूसरे पेनों से काम लेते थे। और कई बार उस दौरान कुछ और पेन भी तैयार हो जाते थे घिस कर, तो उस निब को घिसना, उस कागज को काला करना अपने हाथों से, और लिखते लिखते हमारी ये चीजें दब जाया करती थी, ये ब्लैक हो जाया करती थी। सही कह रहे हैं, और बट वी लव इट सर। और बस ये पुरानी यादों में ही मैं खो गया। अच्छा, मैं ये इसी बात को आगे यूं चलाना चाहूंगा कि वो जो है ना कि एहसास से मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। वाह। तो ये जो जदीद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये मोबाइल है, इंटरनेट है, दीगर जो भी सहूलियात नौजवान नस्ल को मैसर आई, तो आप बात कर रहे हैं किरतास व कलम की जी। तो अब उस किरतास व कलम से आज की नस्ल का रिश्ता कैसे बहाल किया जाए? सही, बड़ी अच्छी बात है। इसमें देखिए, हम लोग शायद ऐसा जानबूझ के ना कर पाए। ये जो इर्तकाई अमल है ये अपना रुख खुद पकड़ता है। हाँ, हम ये कर सकते हैं, हम इस पर बात करें, इसको डॉक्यूमेंट कर लें, जैसे अभी आप और मैं बैठकर हम एक बात को डिस्कस कर रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट हो रही है। तो लेकिन ये रास्ता अपना खुद पकड़ेगी सर। बच्चों को हम किताब से और कलम से उस तरह से शायद ना जोड़ पाएं। उसकी रीजन में से बहुत बड़ी रीजन ये है सर कि हमारे पास कौमी पॉलिसी नहीं है। दुरुस्त। अगर कौमी पॉलिसी वजह कर दी जाए और इसमें कौमी एतबार से मिन हैसुल कौम अगर हम कोई फैसला करें, तो उसका रिफ्लेक्शन हमारी तहरीर में भी आएगा, हमारे तकरीर में भी आएगा। जी एग्जैक्टली, हमारे फनून लतीफा पर उसका असर पड़ेगा। बिल्कुल सही। हम अपने उस्ताद के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते थे, हम उनकी जूतियों को उठाकर उन्हें पेश करने में फख्र महसूस करते थे। क्या बात की। उसकी वजह ये थी कि हमारा उस्ताद भी हमें शागिर्द नहीं, मेरा बच्चा कहता था। वो हमें अपने घर में, जब हमने 8th में तैयारी की स्कूल के बोर्ड के एग्जाम्स की, तो वो खाना दाल सी होती थी उनके घर में। साइकिल पर हमारे उस्ताद अल्लाह बख्शे बशीर साहब थे, घुटा हुआ उनका जिस्म, मारते बहुत थे, और उन्हीं की मार की वजह से हमें ये सारी की सारी चीजें आई हैं। हम फख्र करते हैं कि हमने उनसे मारे खाई हैं गलतियों पर। वो अपने घर से हमें वो दाल रोटी खिलाया करते थे। कौन उस्ताद है जो पढ़ाई के लिए आज 15-20 बच्चों को घर बुलाए और वो साइकिल पर रहता है, एक छोटे से क्वार्टर में रहता है, और वो कहे ये मेरे बच्चे हैं, ये नंबर लेंगे और तुम पढ़ो, मगरिब से ऊपर का वक्त हो गया है, तुम याद करो क्योंकि तुमने बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं। वो ऐसे उस्ताद तो सर, वो उनकी जूतियां और हमारा सर। यकीनन ऐसी बात, यकीनन ऐसी बात। नाज़रीन, एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है और इंशाल्लाह दिलचस्प गुफ्तगू इसी तरह जारी रहेगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मचा दे धूम।
गाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। गिब्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। गिब्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000 777 200 03000 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब नवीदुल हसन अंसारी इतनी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं
कि मेरा दिल करता है कि बीच में कोई वक्फा ना लिया जाए और बस हम उन्हें सुना जाए। यानी ये वो बातें हैं जो हर शख्स नहीं कर सकता और शेयर भी नहीं कर सकता। यानी ऐसा लगता है कि ये अभी तक अपने मुस्लिम स्कूल में ही घूम रहे हैं, वहीं माशाल्लाह जो है ये क़याम पजीर हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि वो जो स्कूल में बज़्म अदब के हवाले से तरबियत हुई, असातिज़ा ने किरतास व कलम और किताब से जो उनका रिश्ता जोड़ा, वो उन्हें मैक्स मीडिया प्रोडक्शन तक ले आया। तो नवीद भाई ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये जो आपका मैक्स मीडिया प्रोडक्शन है, यहाँ क्या प्रोडक्ट हैं? ये सर आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है ना मुझे माइल किया है कि मैं अब ये बताऊं कि ये जो हमने अभी तक बात की, इसके हमारी ज़िंदगी में कमर्शियल वैल्यू क्या है, हम इसकी बुनियाद पर किस तरह से अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं, ख़ासतौर पे नौजवान नस्ल। मैं बल्कि इस वक्त चाहूँगा कि जितने लोग सुन रहे हैं, जो नौजवान नस्ल है, जिन्होंने अभी करियर स्टार्ट किया है या जो करने वाले हैं, वो इस चीज़ को थोड़ा सा शेयर भी करें एक दूसरे के साथ। देखें, एक लाइन लिखना, दिस इज़ अ आर्ट। ठीक, एक लाइन तहरीर कर लेना, ये एक बहुत ही खूबसूरत फन है और ये सबके पास नहीं होता। अब ये हमें हमारी स्कूल की ट्रेनिंग ने ही दिया। ये मुताले के साथ आपके अंदर चीजें खुद ब खुद जो है वो उसकी तासीर शामिल होने लग जाती है। उसका फायदा क्या हुआ सर? फायदा ये हुआ कि जब मैंने रेडियो में एंकरिंग स्टार्ट की, मैं एंकर पर्सन के तौर पर वहां पे प्रोग्राम करना शुरू हुआ, तो क्योंकि मेरा पितरस बुखारी का मुताला भी था, उसकी वजह से ह्यूमर इतनी खूबसूरती से मैं लेकर आया। मैं गुलाम मुहीउद्दीन को सुना करता था, मैं खास अंदाज था जी, उनका एक खास अंदाज था पेश करने का चीजों को। और तो ये जो ऑब्जर्वेशन होती है और आपकी ग्रूमिंग होती है, आपके स्कूल में आपको वो मौके मिल रहे होते हैं कि आप बज़्म अदब में फिर परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें आपकी फिर कमर्शियल वैल्यूज को डेवलप करती है और एक कामयाब जिंदगी की बुनियाद बनती है। यकीनन। अब आप ये देखिए कि मैंने एक पूरा प्रोग्राम सीरीज की जनाब मलिक मोहम्मद अकमल वैस साहब के साथ। वो टीवी सीरीज थी और उसके अंदर टीवी के प्रोग्राम्स थे, मुख्तलिफ कमर्शियल समाजी पहलुओं के ऊपर हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए। उसके अंदर जुमला साजी और किस तरीके से प्रोग्राम को कंडक्ट करना, वो हमारे लिए एज ए ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा एक खूबसूरत एक सब्जेक्ट था जिससे हमने बहुत फायदा उठाया। अच्छा, उसका फायदा ये होता है कि जब आप प्रोग्राम करते हैं तो आप एक कामयाब प्रोग्राम की बुनियाद रख पाते हैं यकीनन जिंदगी में। हमें डेली स्क्रिप्ट लिखना होता है, ये हमारा रिश्ता है तहरीर के साथ। अब आप देखें कि वो स्क्रिप्ट किसी भी नौयत का हो सकता है। हम एक प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं, वो एक डॉक्यूमेंट्री की सूरत में भी हो सकता है, उस दिन एक कमर्शियल प्रोग्राम भी हो सकता है। यकीनन ऐसी आपने किसी भी समाजी पहलू को उठाना है, आपने समाज से किसी मौजू पर बात करनी है, कोई मुआशरती हवाला है, कोई मुआशरती हवाला कोई है, शख्सियत है, तो उसके लिए जब तक तहरीर की ताकत नहीं होगी, आपकी बयान की ताकत नहीं होगी। यकीनन। आप ये देखिए कि मुताला जब तक आप नहीं करेंगे, ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी नहीं होगी, तो आप कामयाबी से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। सही। जितने लोग भी इस वक्त ये समझते हैं कि वो काम कर सकते हैं आपके साथ इस तरह के मीडिया में, उनके लिए जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी है कि वो इन चीजों से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हों। अच्छा, उसके बाद देखिए कि जब मैं रेडियो में आता हूं तो वहां पर मेरा लाइफ का एक और बहुत खूबसूरत तजर्बा शुरू होता है और वो है सराइकी ज़बान के साथ मेरा रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत होता है। गो के वालिद साहब की तरफ से हमें सराइकी हमें मिली, हमारी फैमिली को मिली, हमें मिली, तो लेकिन शायरी का अपना एक अलग असलूब है। और फिर खास तौर पे जब आप स्टार्ट कर दें ख्वाजा फरीद की काफियों से, तो वहां की और देखें, एक तो हर दौर की सराइकी उसमें फर्क, उसके अलावा हर इलाके की सराइकी उसमें फर्क, उसके बाद हर शायर का अंदाज़े बयान वो मुख्तलिफ। वाह। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए बतौर मैंने जब म्यूजिक प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर रेडियो में जब काम करना शुरू किया, ये मेरी एक पर्सनैलिटी का एक और एंगल है जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारे फिर गीत बनाए, तकरीबन सैकड़ों में मेरे सराइकी गीत हैं, जिनमें से कई बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुए, मशहूर भी हुए। अकबर हाशमी साहब का एक गीत था, वो बहुत ज्यादा मशहूर हुआ, लेकिन जो मुझे मजा आया जाती तौर पे काम करके, उसमें मैंने पीटीवी के लिए भी काम किया। अच्छा। और पीटीवी के लिए भी मैंने मुख्तलिफ धुनें जो है वो बनाई। तो म्यूजिक कंपोजर के तौर पे मेरा जो है वो काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, तकरीबन 5-6 साल रेडियो पाकिस्तान में। मैंने यशू लाल की शायरी, रिफत अब्बास साहब की शायरी, अहमद खान तारिक मरहूम की शायरी, आशिक बुज़दार साहब, अकबर हाशमी और बेशुमार दीगर सारे नामवर शोरा हैं जी, उनके साथ काम भी किया। वो लोग खुद बैठते थे, अपने सामने अपनी कंपोजिशंस बनवाते थे, उसमें मौके पर कोई तब्दीली करनी हो, तस्हीह करनी हो,
चाहे वो कंपोजिशन का अमल हो, दखल हो उसमें, और उसकी वजह से तब्दीली करनी हो, या बल्कि अभी मैं जनाब मोहम्मद अकमल वैन साहब के साथ शेयर कर रहा था इसी वाक़े को कि सलीम गर्देजी साहब मरहूम जो है वो अपने आखिरी आयाम में जब तबीयत बड़ी नासाज थी तो वो एक लफ्ज अदा नहीं कर पा रहे थे, तो वहां पे भी उनके शायर ने उनकी तबीयत की वजह से, उनकी अदायगी की वजह से उस लफ्ज को बदल दिया, और बाद में ये पता चला कि वो लफ्ज ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। वाह वाह। तो ये बड़े यानी मौके की मुनासबत से अल्फाज में तब्दीली की जा सकती है, अशार में तब्दीली की जा सकती है। जी हाँ। अच्छा, और एक और सईदी साहब यहाँ पे अर्ज करूं कि मैंने जो रेडियो ज्वाइन किया वो भी एक बहुत खूबसूरत ट्रांजिशनल फेज था। वो इस तरह कि पहली बार कंप्यूटर पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई थी, तो सराइकी गीत थे, मगर मौसीकी जो थी वो जिद्दत पसंदी की तरफ एक नया रुझान लेकर आ रही थी, और आजकल 99% गीत आपके उसी म्यूजिक के ऊपर ही बनते हैं, जो कि जदीद म्यूजिक है, जैसे उस जमाने में ढांचे ढांचे कहा जाता था। जी जी। तो ट्रेडिशनल म्यूजिक से निकले क्वालिटी म्यूजिक की तरफ आए, और ये एक बहुत ही खूबसूरत अमल था। एक और चीज हुई सईदी साहब, मैं आपको बताऊं कि वहां पर रेडियो के जो पुराने गीत थे उनको प्रिजर्व करने का भी एक अमल शुरू हो गया, और वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद फिर मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि कुछ जाया भी हो गई चीजें उसमें, जो नहीं होनी चाहिए थी। पहले, हाँ, जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये अमल पहले शुरू कर लिया होता तो जाहिदा परवीन जाहिदा की आवाज में जो काफिया रिकॉर्ड हुई थी, आज वो हमारे पास वाकई मौजूद होती, जो कि एक बहुत बड़ा असासा था। इतनी खूबसूरत फंकारा हमारे बड़े सगीर और खासतौर पर सराइकी खित्ते में सराइकी काफी के लिए नहीं आने वाली, फीमेल वॉइस उस तरह की नहीं है, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि तल्फ हो गया, तो उसका अफसोस है, लेकिन बाकी प्रिजर्व हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो चीजें हैं सर जो, तो नौजवान नस्ल को मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, दिस इज अ ट्रांजिशनल फेज। नवीद भाई, आपने बड़े बड़े सराइकी शोरा का जिक्र किया, इनके साथ आपको काम करने का मौका मिला, यकीनन एक ये बड़ा एजाज है। तो ये जो हमारा वसीब है ये हमेशा से महरूमियत का शिकार रहा, यहाँ पसमानदगी और मसाइल बेशुमार रहे, तो ये जो हमारे सराइकी शोरा कराम हैं इनका इसमें क्या किरदार रहा, इस महरूमियों को, पसमानदगी को, इन मसाइल को उजागर करने में शायरी के हवाले से? सर लाजवाब। मैं आपको बिल्कुल, आप शायरी को समझते हैं, अदब को समझते हैं, जितना जिंदा, जितनी लाइव शायरी सराइकी है वो मुझे दीगर जबानों में बहुत कम वो तासुर नजर आया है, चाहे वो मौसम हो या सियासत हो, चाहे वो मौके के करख्त हालात हो, या वो आपके रिश्तों की मासूमियत हो। यानी कि कोई भी जबान इतनी लतीफ और इतनी करख्त हो सकती है, इतनी सादा और इतनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। ये मैंने जब इसकी, देखिए, जब मैंने इसमें मौसीकी में काम किया 4-5 साल मुसलसल मैं इसमें खूब सा गया, आप यकीन मानिए सराइकी शायर जितना सेंसिटिव और हसास मुझे महसूस हुआ, उतनी शायरी मैंने शायद कुछ इंग्लिश में तो पढ़ रखी है, लेकिन उसके अलावा मुझे और कहीं दीगर जुबानों में नजर नहीं आई। सर अपने इलाके की महरूमी को जितनी खूबसूरती से अदा करता है और जितनी मासूमियत से यहाँ का शायर अदा करता है, कुछ शायर मैं आपको, मुझे इस वक्त उनके नाम तो याद नहीं आ रहे, लेकिन मैं आपको उनकी शायरी सुनाऊं, आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, और सिर्फ ये नहीं, वो क्योंकि वो इतने मशहूर शायर नहीं, उनके नाम मेरे ज़हन से निकल गए, लेकिन मैंने ऐसे मुशायरे भी अटेंड किए जिसके अंदर मौजूदा सियासी सूरत हाल को इतनी खूबसूरती से डिस्कस किया गया कि आपकी सोच होगी। चाहे उसमें शाकिर शुजाबादी हो, चाहे अहमद खान साद तारिक मरहूम हो, उन्होंने भी मौके की मुनासबत से, मिसाल के तौर पे मैं मतन याद है, लेकिन मैं एग्जैक्ट वो शायरी भूल रहा हूँ, लेकिन आप हैरान होंगे सर कि मैं अगर आपको उसका सिर्फ मरकजी ख्याल बताऊं तो आप मुतासिर होंगे यकीनन, कि अहमद खान तारिक साहब फरमाते हैं कि मेरी ये जो गुड़िया है ना, ये उदास है। वाह। इसका ये जो कपड़ा है, अब एक बच्ची ने, एक सराइकी बच्ची ने डेरा गाजी खान या राजनपुर जैसे इलाके में कपड़े से अपनी एक गुड़िया बनाई है, और उस पर अहमद खान तारिक साहब एक खूबसूरत शायरी, अगर काश वो मुझे याद होती तो बड़ा मजा आता, बड़ा लुत्फ आता। वो कहते हैं ये जो गुड़िया है ना मेरी, इसके कपड़े मैले हो गए, और अब ये कपड़ा इतना महंगा हो गया है कि मैं अब इसको बदल नहीं पा रही। हाय 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 हाय, कैसे अलमिया है। मेरी गुड़िया उदास है। हाँ। सर
और ऊपर से अंदाज और असलूब हो अहमद खान तारिक साहब जैसे, तो अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि उन्होंने मुआशरे की उस एक खास समाजी इशू को कितने खूबसूरत तरीके से इलैबोरेट कर दिया। ये चीज मुझे बहुत ही बड़े शोरा में, अगर आप रूस में चले जाएं, यूरोपियन लिटरेचर में चले जाएं, वहां पे बाज़ औक़ात ये झलक नजर आती है, मगर सर आसपास के इलाकों में मुझे कहीं नहीं नजर आई। इसके अलावा आप शाकिर शुजाबादी को देखिए, वो कितनी खूबसूरती और सादगी से इतने बड़े बड़े इश्यूज को, इवन कि उन्होंने एक जगह मुझे याद है कि बुश को डायरेक्टली ललकार दिया और इंतहाई खूबसूरत अंदाज में उन्होंने उस वक्त की सियासी सूरत हाल बयान कर दी। उन्होंने वाज़े तौर पे मौक़िफ़, एक बहुत बड़ा मौक़िफ़ है वो बयान कर दिया अपनी चंद लाइनों। बिल्कुल ऐसी है। तो सर इसमें तो कोई राय नहीं है कि सराय की शोरा लाजवाब। शेर कहकर कभी देखो तो खुलेगा तुम पर, वाह, शेर कहकर कभी देखो तो खुलेगा तुम पर, इतना आसान नहीं जितना ये हुनर लगता है। वाह, इसमें कोई शक नहीं है सर। और ये गॉड गिफ्टेड लोग हैं जी, ये बड़े, मैं इनको वली समझता हूँ। अच्छा, बल्कि अभी वो प्रोफेसर अनवर जमाल साहब का एक शेर मेरे सामने है, जी जी, वो भी जरा सुनिए कि है 5 पानियों का अदब इस जमीन में, वाह, है 5 पानियों का अदब इस जमीन में, शेरो सुखन के जायके मुल्तानियों से पूछ। और सर आप यकीन कीजिए कि वो जिन महरूमियों का जिक्र करते हैं वो भी इतने अदब और एहतराम के साथ करते हैं। सर दिस इज कल्चरल वैल्यूज ऑफ दिस रीजन। बिल्कुल ऐसी। आप ये देखिए कि सराय की मिट्टी जो है ये इतनी, यानी ये मिट्टी भी मीठी है, यकीनन ऐसी, यकीनन। यहाँ के लोग मीठे हैं, यहाँ की सोच मीठी है, लेकिन जब मीठा ज्यादा हो जाए तो कड़वाहट भी आ जाती है। वो अपने दुख, अपना वावेला कभी कभी मचाते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में मचाते हैं। उसे सिर्फ खूबसूरत अंदाज ना समझा जाए, ये सर इसकी ये भी एहतजाज की एक शक्ल है, खूबसूरत तरीन शक्ल है सर, खूबसूरत तरीन शक्ल है, और इसके बड़े दूररस नताइज हैं। और इस पर लाजमी इंसान, ये जो अहले यानी जो इक्तदार में है, अहले इक्तदार के लोग हैं, इन्हें बहरहाल सोचना होगा, चाहे वो यहाँ की महरूमियों को दूर करने के लिए एक इनकलाब की जरूरत है। सर लाजमी है ये, इसे इतना फॉर ग्रांटेड भी ना समझें। 4 से 5 करोड़ आबादी है सराइकी रीजन की, और दे आर सो मच ट्रू कि उनका कसूर बता दिया जाए कि उन्हें महरूम क्यों रखा जा रहा है। तो ये तो थी सर हमारे इलाके की एक सियासी सूरत हाल जिसके हवाले से आपने बात की, लेकिन मैं बस ये आपके तवस्सुत से और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये जरूर कहना चाहूंगा कि बदलते जमाने के साथ ही आपको भी अपनी सोच और अंदाज को बदलना होगा, यकीनन। लेकिन आप अपने माजी से कभी भी जान नहीं छुड़ा सकते, और आपको अपनी माजी की खूबसूरत चीजों को अपनाना होगा, यकीनन, यकीनन। और वो रिश्ता टूट नहीं सकता सर, तोड़ने से नुकसान होगा, यकीनन। नवीद भाई, दिल करता है कि आपसे बस गुफ्तगू किए जाएं और आपकी बातें सुने जाएं, लेकिन मजबूरी है कि प्रोग्राम अपने इख्तितामी लम्हात में है, तो मक्स न्यूज़ के नाज़रीन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई खुसूसी मैसेज दीजिए। सर सबसे दर्दमंदी के साथ खुसूसी मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि ज़बान की अहमियत को समझिए, लफ्ज़ की अहमियत को समझिए, और उसके बाद एक लाइन, एक सतर आपकी ज़िंदगी को कैसे तब्दील कर सकती है और आपके दिल पर क्या असर डाल सकती है, उसकी अहमियत को समझिए। जब इसकी अहमियत को आप समझेंगे, आप मुताला करेंगे, तो फिर यकीनन आप किसी अच्छी और बुरी तहरीर में तमीज़ करने की अहलियत रखते हो। वाह। और नाज़रीन, जनाबे नवीदुल हसन अंसारी की गुफ्तगू आपने सुनी, और एक शेर मुझे पेश करने की इजाज़त दीजिए, और उसके बाद फिर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि हमी को जुर्रत इजहार का सलीका है, हमी को जुर्रत इजहार का सलीका है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। वाह क्या बात। नवीद भाई, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, यकीन करें कि आज का प्रोग्राम मेरी जिंदगी का यादगार प्रोग्राम सर, आपकी मोहब्बत बहुत मुनफरिद, जज़ाक, कमाल का प्रोग्राम, यादगार प्रोग्राम, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, अपने मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में किसी और साहिब इल्म व दानिश के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय शमा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, विज वॉश, गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग, SM फूड्स,
Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.